हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम जीएस का रिवीजन करा रहे हैं, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से करा रहे हैं। ये 3 लेक्चर हो गए जिसमें 20 हम क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन जरूर 20 होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये 3 लेक्चर अगर हम रोज़ के 20 क्वेश्चन ही करेंगे तो उस अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन अगर हम 5 दिन में देखेंगे तो 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिए हमने। तो अगर क्वेश्चन कम रहेंगे तो टाइम भी कम रहेगा और हम जल्दी से क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी भी होती चलेगी और जीएस का रिवीजन भी हो जाएगा। इस सीरीज में यह मेरी 4th सीरीज है। जो रिवीजन की श्रृंखला चल रही है जीएस की, ये मेरी 4th सीरीज है और 3 हमने सीरीज करा दी है। ठीक है, जीएस की इसमें सारे सब्जेक्ट मैंने शामिल किए हैं विद करंट अफेयर भी। जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है वो सारे शामिल किए हैं। ठीक है, लेटेस्ट यानी विद इन 6 मंथ। ठीक है, विद इन 6 मंथ में जो करंट अफेयर रहेंगे मैंने उनको शामिल किया हुआ है। तो आज के स्टार्ट कर लेते हैं क्लास और देखते हैं कि आप लोग कितना इसका अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रहा यह है। ठीक है, तो 3 सीरीज हो गई, मेरी 4th सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ए नर्मदा, पहले ऐसे की बताया। आज ज्योग्राफी का पहले क्वेश्चन है। आपने लोगों ने देखा होगा कि हमेशा पॉलिटी के क्वेश्चन मैम रखती थी। आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्यों आए? क्योंकि पैटर्न आयोग के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हमेशा एक जैसे ही आयोग नहीं पूछता है। उनका हमेशा मिक्स रहता है, सभी सब्जेक्ट मिक्स रहते हैं। कभी आप अटेम्प्ट हिस्ट्री का करेंगे तो वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का भी आ सकते हैं या फिर करंट अफेयर के भी आ सकते हैं। इसी उसको देखते हुए मैंने आज ज्योग्राफी से पहले क्वेश्चन रखे हुए हैं। पैटर्न को चेंज किया हुआ है। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे और मिक्स क्वेश्चन भी रखेंगे, जिससे कि आप उनको जिस तरह हैबिट पढ़ सके, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए उसे सॉल्व करने की। ठीक है, ये नहीं कि हम लगातार पहले हिस्ट्री कर ली फिर वो कर ली ढर्रे से, नहीं। आपका दिमाग वैसे ही चलना चाहिए जैसे कि आयोग पूछता है। ठीक है, तो अब चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी महानदी। कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? कौन सी नदी हो जाएगी जो एस्चुरी नहीं बनाएगी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महानदी। ठीक है, महानदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा, तापी और मांडवी। मांडवी तो आपको पता होगा कहाँ की है, ये गोवा की नदी है। ठीक है, मांडवी। और नर्मदा तापी आपको पता है कहाँ? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा तापी कहाँ? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और ये कहाँ पे अपना जल गिराती है? अरब सागर में। ठीक है, लेकिन महानदी है ये डेल्टा का निर्माण करती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के, अब बता दें इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। 1 मिनट। अगर बात की जाए महानदी की, ठीक है, महानदी की अगर बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखाते चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, 1 मिनट, पेन को सही से देख लेते हैं। धमतरी, ठीक है, धमतरी जिले सिहावा के निकट निकट से निकलती है। ठीक है, निकट से, इतना लिख देते हैं। ठीक है, ये महानदी है ना, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से इसका उद्भव होता है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है महानदी। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है। और आपको पता है ना कि महानदी क्या है? ओनली डेल्टा बनाती है। बाकी जो नर्मदा, तापी, मांडवी है, ये है क्या? एस्चुरी बनाती है। तो इसमें क्या पूछा गया था? नहीं है, नहीं ऑप्शन पूछा गया था। तो कौन सा हो गया? महानदी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहा, यह है क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारे सामने यह है। ठीक है, कथन ए है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, कथन ए है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से यानी कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब आपको बताना नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही तथा
आर ए की सही व्याख्या है। बी बताया है ऑप्शन बी में ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? ठीक है, आंसर का क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्यों है अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्यों है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट देखें, इसका हो गया डी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, और ये बताएंगे पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं और पश्चिम की दिशा में ही बहती हैं, वो कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं। ठीक है, वहां पे क्या होती है? कठोर चट्टानें होती हैं, उनसे होकर बहती हैं तथा छोटे मार्ग मतलब बहुत कम यानी इनका रास्ता होता है, छोटा मार्ग होता है, इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है, छोटे मार्ग में प्रवाहित होती हैं। तो ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे से मार्ग में बहती हैं, इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होगी और जो जहां से प्रवाहित होती है वहां कठोर चट्टानें होती है। ठीक है, तो उनको काट छाट नहीं पाती, उनका अपक्षा या एरोजन नहीं हो पाता है, तो उनके साथ अवसाद कर नहीं होगा, मलबा नहीं होगा। तो जब मलबा नहीं होगा तो वो डिपोजिशन नहीं होगा, तो जब डिपोजिशन नहीं होगा तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती है और पश्चिमी घाट में ही जो निकलती है और पश्चिम घाट में ही जो प्रवाहित होती है वो नदियों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वो क्या है? छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। दोनों कथन ए और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, और लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट से निकलकर अगर पूर्व की दिशा में होती बहती तो ये गलत हो जाता है। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि पश्चिमी घाट से अगर पूर्व दिशा में बहती तो वो डेल्टा का निर्माण करती है और वो लंबे, क्योंकि उसका मार्ग भी लंबा होता है और जहां से होकर बहती है वहां क्या होती है? सॉफ्ट चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या चट्टाने सॉफ्ट पाई जाती हैं तो वो क्या डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी, तब ये गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग जिसमें ऐसे पूछा गया है तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए रहा इसके सामने। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है आपको। पहला है बराक और दूसरा है लोहित और तीसरा है सुबनसिरी। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? ठीक है, कौन सी नदी है अरुणाचल प्रदेश से होकर, डबल बार हो गया, कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपको बताना है कौन सी जो नदियां हैं जो केवल अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 और 3 कौन कौन सी बहती है? लोहित बहती है और सुबनसिरी। ठीक है, लोहित एंड सुबनसिरी ये दोनों ही बहती हैं अरुणाचल प्रदेश से होकर। ठीक है, तो क्या हो गया? 2, 3 कहाँ है? बी में है। ठीक है, 2, 3 कहाँ है? बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, लोहित सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, याद रखना लोहित और सुबनसिरी, अगर यहाँ हम लगा देते हैं, एरो ले लेते हैं, लोहित और सुबनसिरी ये दोनों कहाँ बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, और बराक नदी है जो कहाँ पे है? मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कौन सी? बराक। तो बराक कहाँ पे है? मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर में भी बहती है, मिजोरम में और असम से बहती हुई है बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, कौन सी? बराक। ठीक है, और सुबनसिरी और लोहित ये आपको बता दें, जो सुबनसिरी है, लोहित, ये क्या? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी और लोहित जो है। अगर ये पूछा जाए ये किसकी सहायक है तो ये दोनों किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं ये दोनों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है ये। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी। और बराक है ना जो मणिपुर में बहती है, क्योंकि ये मणिपुर में बहती है और यह है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, तो आप आंसर अपना हो गया ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का यहाँ पे छोटी है यार, छोटी ई होगा। ठीक है, ये कई बार हो जाता है टाइपिंग करने में। प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर
से दक्षिण का सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, इसका आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। ठीक है, ऑप्शन बी है स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बैगई और पेन्नार। ऑप्शन सी है महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और बैगई। और ऑप्शन डी है महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बैगई और पेन्नार। तो कौन सा होगा, अगर इसका देखें उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा होगा? पहले आएगी स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और बैगई। ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, होगा। तो इसमें सीक्वेंस पहले क्या है, अगर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ लिखे स्वर्ण रेखा, ऐसे भी लिखते हैं, स्वर्ण रेखा ऐसे भी लिखेंगे। देखो सबसे पहले आएगी स्वर्ण रेखा, एक मिनट, ठीक है, सबसे पहले आएगी स्वर्ण रेखा। ठीक है, उसके बाद है वैतरणी, क्रम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद वैतरणी, इसमें जो नहीं बताया गया। उसके बाद है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, और उसके बाद है महानदी, सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद है गोदावरी। ठीक है, उसके बाद है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा, पेन्नार। ठीक है, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कावेरी एंड वैगई, वैगई, और सबसे लास्ट में है ताम्रपर्णी। एक मिनट, सबसे लास्ट में है ताम्रपर्णी। ठीक है, ये सबसे लास्ट में है ताम्रपर्णी। तो प्रायद्वीप भारत में, यानी कि अगर हम चलेंगे ईस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में तो सबसे पहले पड़ेगी स्वर्ण रेखा, फिर आएगी बैतरणी, फिर आएगी ब्राह्मणी, फिर आएगी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई, फिर ताम्रपर्णी। आपको बता दें सबसे उत्तर में पड़ेगी स्वर्ण रेखा, और सबसे दक्षिण यानी कि सबसे उत्तर में पड़ेगी ये स्वर्ण रेखा, और सबसे दक्षिण में पड़ेगी ताम्रपर्णी। ठीक है, सबसे दक्षिणी में जो नदी पड़ेगी वो कौन सी है? ताम्रपर्णी। ठीक है, नदियों की बात हो रही है, इतना तो पता ही होगा। सबसे पहले सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा आएगी, सबसे दक्षिण में ताम्रपर्णी आएगी। तो ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इसका हो गया। अब याद रखना, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, याद करेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लें। कभी कोई चीज याद नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, जो भी आप इसका दे रहे होंगे, क्योंकि सभी के लिए आपने देखा होगा थंबनेल में कि आप चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी, आरओ एंड यूपीटीपीएससी, सभी के लिए क्लास ये, सभी के लिए क्लास ये क्या है, मददगार होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको हम याद करके कर लेंगे, तो याद नहीं होता। उसको जितने बार आप रिवाइज करेंगे, जितने बार रिवीजन करेंगे, उतने ही जल्दी आपको रिकॉल होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने रहा है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी में, आरओ में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। ठीक है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? पहला ए उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है गोलीय दर्पण। तो आप बताएं कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा अगर हम देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी दिखेगा, सीधे व वस्तु से छोटे दिखते हैं। इसका क्या होता है, इसे काफी बड़े क्षेत्र के, मतलब काफी जो बड़े क्षेत्र के प्रतिबिंब को एक छोटे से क्षेत्र में मैंने देखा जा सकता है, बन जाता है। जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है, पीछे यातायात आ रहा है, लेकिन एक छोटे से उसमें पूरा दिख जाए, तो उस लेंस का प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण में। तो ये कारों के पीछे या फिर कारों के मतलब जो बगल में है, जो आप गाड़ी चला रहे होंगे, जो चलाते होंगे स्कूटी वगैरह, उनके बगल में आप देखो लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि आप वहाँ के पीछे का ट्रैफिक देख सकें कि कौन आ रहा है और किस तरह से हमें वो गाड़ी को ड्राइव करना है। ठीक है, तो कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया, एक मिनट,
एक मिनट, अरे ठीक है, मायोपिया। ठीक है, आपको ये बता दें कि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को पूरे जीएस का रिवीजन करा दें। ठीक है, उसी पैटर्न में ये मैंने श्रृंखलाएं चलाई हुई है, सीरीज चलाई हुई है, ये 4th है और जब तक एग्जाम आता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आरओ है ना 1 जून को या 15 जून को होगा। ठीक है, आरओ 1 जून या 15 जून को होगा। अब आपको पीसीएस का तो पता ही है, अक्टूबर में गई है डेट। ठीक है, 12 अक्टूबर का शायद है। तो जब डेट गई हुई तो अब अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे सॉरी तो तब तक आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ही हम ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी अध्ययन हमारी चैनल है उसमें आप आके ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मायोपिया क्या है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया यानी जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ए अवतल लेंस से, बी अवतल दर्पण से, सी उत्तल लेंस से और डी उत्तल दर्पण से। बताइए मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस लगा के, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस से। अवतल दर्पण मत कर दीजिएगा, अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से। ठीक है, आपको बताएं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, उससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, जो उसके पास की नजदीक की वस्तुएं होंगी वो तो आराम से वो देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुओं को तो वो आराम से देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। इसे बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? मायोपिया। इस दोष को दूर करने के लिए हमें चश्मे पहनने पड़ते हैं। तो वो कौन सा चश्मा पहनेंगे हम? तो अवतल लेंस जिसमें लगा होगा। ठीक है, कौन सा चश्मा पहनेंगे? जिसमें अवतल लेंस लगा होगा। ठीक है, तो आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने रहा ये, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, आरओ में भी आया हुआ है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, उच्च दाब के कारण उबलने लगता है। और ऑप्शन बी है उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी है कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। और ऑप्शन डी है निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो क्या होगा? ठीक, क्या होगा? आंसर हो गया इसका बी। आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, अब देखेंगे कि अधिक वायुदाब होने पर जो उबाल बिंदु होता है, उबाल बिंदु यानी क्वथनांक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। अगर अधिक वायुदाब होगा तो क्या है? उसकी उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक और ऊष्मा की मात्रा दोनों बढ़ेंगी। जबकि निम्न वायुदाब की दशा में देखेंगे तो उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और तथा ऊष्मा की मात्रा दोनों घटेंगी। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में हम देखेंगे कि प्रेशर कुकर में वायुदाब अगर सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना अधिक होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रेशर कुकर है ना, उसमें जो वायुदाब या प्रेशर होगा वो क्या है? सामान्य जो कमरे का प्रेशर होगा उससे लगभग डबल होता है। ठीक है, क्या होता है? लगभग डबल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान लेना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। ठीक है, तो उतना ही देंगे जितना आप ले पाए। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा ये 8। तो यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की बात की गई है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे, एक मिनट यहाँ पे, ठीक, हाँ सही, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, ठीक है, क्या होगा? एक कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल के छोड़ दें यानी खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं जान रहा होगा तो वो क्या कहेगा? घट जाएगा, क्योंकि ठंडा फ्रिज होता है, अगर उसे खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पर ये नहीं, क्या होगा? तापमान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हम खोलेंगे
तो उसके साथ अनेक गैसें निकलेंगी, उसके साथ अनेक गैसें भी निकलेंगी जो कमरे के तापमान को बढ़ाएंगी ना कि घटाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ और भी गैसें होती जो दरवाजा खोलने से निकलती हैं, तो वो क्या होगी, तापमान को बढ़ाएंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने रहा ये, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, ठीक है, अगेन दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था, ठीक है। सेकंड बी है, इस तिथि को 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और ऑप्शन सी है, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। अब ये बताएं आपको, आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन, 1929 में। तो उसमें उन्होंने क्या डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कर दी थी उन्होंने। कब लाहौर अधिवेशन में, 1929 में, ठीक है। तथा 26 जनवरी को, फिर उन्होंने 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया था, मनाए जाने का संकल्प लिया था और मनाया था, ठीक है। लेकिन आपको बताएं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये तो हम सबको पता है। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लग गए, ठीक है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लग गए। तो फिर 26 जनवरी जो है वो रिपब्लिक डे, ठीक है, इसको क्या यादगार बनाने के लिए, क्योंकि हम 26 जनवरी से पहले से मनाते आ रहे थे, तो ये एक हिस्टोरिकल वो था, दिन था, ठीक है। और इसको एक स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है, ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी के दिन ही हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया। ये एक स्पेशल डे था हमारे लिए, क्योंकि पहले से ही स्पेशल था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया कि रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है। तो क्या हुआ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे को मनाए जाने की शुरुआत इसी दिन से हो गई, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या है, संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो ये रीजन था इसके पीछे, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। तो ये स्पेशल डे था हम लोगों के लिए, तो इसीलिए संविधान को इसी दिन लागू करने का निर्णय भी लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा ये, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको ये कथन बताना है सत्य है या गलत है, जो भी है, ठीक है। ऑप्शन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस दोनों में आया है, ठीक है। ऑप्शन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन कारण का था ये, बी कहाँ से आ गया ये, ऐसा समझे, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो गया था, पता नहीं कहाँ से ये टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक है। ए है, भारत का संविधान, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, भारत का कथन कारण, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रीजन इसका है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया है, ठीक है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित मीन्स ग्रहण करना, लिया गया, ठीक है। तो उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है, आपको सत्य बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य परंतु आर असत्य। ऑप्शन डी है, ए असत्य परंतु आर सत्य है, ठीक है। इस पर आप देखा होगा आर के पेपर हुए थे, सारे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए तो आप हमेशा ABCD पे मत पूछिएगा, सभी पैटर्न को मैंने पूरी कोशिश करी है कि आयोग जिस तरह से पैटर्न बना रहा है उस अकॉर्डिंग मैंने पैटर्न चेंज किया है, और आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है, और रिवीजन भी होता जाएगा साथ में, ठीक है। रिवीजन तो है ही, मोस्ट पहला पर्पस हमारा रिवीजन का ही है, और दूसरा आपका क्या, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या हुआ, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। देश की संविधान, भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो हमें संशोधन करना पड़े, अमेंडमेंट करना पड़े, वो होता है, ठीक है, क्योंकि ये देश के ही लिए है। भारत का संविधान किसके लिए, देश के लिए है, देश के नियमों को चलाने के लिए, ठीक है। और दूसरा है, इसको एक ग्रहित संविधान का, ये भी बात सही है, ये भी कई देशों से लिया, मतलब कई देशों से
लिया गया हुआ है, ठीक है, कई चीज़ें ली गई हैं, कहाँ से, कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कहीं से संसदीय व्यवस्था ली गई, इस तरह से यह एक ग्रहित संविधान भी है, ठीक है, यह एक ग्रहित संविधान भी, ये दोनों बात सही है। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कथन कारण के क्वेश्चन देखना है तो क्योंकि लगा कर देखो, हमेशा क्योंकि लगा देखो। अब देखेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ऐसा है क्या? क्योंकि ग्रहित संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति इसीलिए करा कि ग्रहित संविधान है, नहीं है, क्योंकि दोनों सही हैं, लेकिन AR दोनों सत्य, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट बच्चे। A और R दोनों सत्य, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगा के देखिएगा, आंसर तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है। कथन कारण के क्वेश्चन जो होते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो होंगे, उनमें क्योंकि लगा के देखिएगा तुरंत, क्योंकि हमेशा लोग इसमें ही जाते हैं, AR दोनों सत्य है और AR के सही स्पष्टीकरण नहीं है, AR दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहा है या व्याख्या है, तो कई बार दोनों सही होते हैं, फिर एक व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ये भी देखा जाता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया? बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, भारतीय संविधान सभा में, ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, ठीक है, कितनी महिला सदस्याएं थी भारतीय संविधान सभा में, कितनी महिला सदस्याएं थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। एक बार देखें, ऑप्शन ए 15, बी 13, सी 12 और डी 10। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। कितनी थी? कितनी महिला सदस्याएं थी? क्या है? ऑप्शन ए 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी 15, ठीक है, ए इसका राइट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम इसका आपको वो नहीं देंगे कि कितना है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा फिर वीडियो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप कर भी ले जाएंगे, लेकिन इसका मोटिव हमारा ये नहीं था कि सिंपल क्वेश्चन करा रहे, लेकिन अभी और भी हम आपको इसमें समितियां वो भी बताएंगे, ठीक है, सिंपल सा और शॉर्ट में बता देंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं भाई, ये थोड़ा गलत लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, पता नहीं कैसे हो गया, ये हम बहुत सही लिखा था मैंने इसमें, पुरुषोत्तम, अरे पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, ये हैं, ये थोड़ा गलत लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ठीक है। तो कौन सा था इसमें? भारतीय प्रारूप सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बता दें आपको, संघ संविधान समिति के अगर आप पूछे, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा नियम समिति जो बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नियम समिति, बहुत फास्ट लिख रहे हैं, नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, रिवाइज करते जाइएगा एक बार साथ में, ठीक है। और प्रारूप समिति की तो अभी बता ही दिया क्या, भीमराव अम्बेडकर जी। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सलाहकार समिति कौन थी? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, इसके ये हमें कराना था आपको। ठीक है, तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और भी समितियां हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो गया, और साथ में ये भी बता दिया, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने ये रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको देखना कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ दी ऑप्शन ए कुबा काबुल, ऑप्शन बी परुश्रणी, ठीक है, परुश्रणी राबी, ऑप्शन सी सदानीरा गंडक, ऑप्शन बी सतुद्री ब्यास। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुंभा ये एक तरफ वैदिक नदियों का नाम है और एक तरफ है आधुनिक जो अभी नाम है वो बोला जाता है। कुंभा किसे? काबुल को कहते थे वैदिक पीरियड में। कुंभा किसे कहते थे? काबुल को वैदिक पीरियड में कुंभा नदी को कुंभा कहते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और परशुड़ी जो रावी नदी है इसको परशुड़ी बोलते थे वैदिक पीरियड में, तो ये भी बिल्कुल सही है। और गंडक है जो अभी वर्तमान में, और इसे हम वैदिक पीरियड में सदानीरा बोलते थे, ये भी बात बिल्कुल सही। लेकिन ब्यास को क्या सतुतरी बोलते थे? नहीं, ये गलत है। ब्यास को बोलते थे बिपाशा और सतुतरी बोलते थे सतलज को। ठीक है, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है। ठीक है, ब्यास किसको बोलते थे? विपाशा। ठीक है, विपाशा, विपाशा इसको वैदिक पीरियड में, ब्यास को विपाशा। ठीक है, और सतुद्री को ये जो अभी सतलज बोलते हैं, सतुद्री वैदिक पीरियड में बोलते थे, अभी बोलते हैं इनको सतलज, सतलज रिवर। ठीक है, सतलज नदी। तो ये है कुंभा वैदिक पीरियड में नाम था, और काबुल अभी है। परशुड़ी पहले था, रावी अभी है। सदानीरा पहले इसका नाम था, गंडक अभी है। सतुद्री पहले, अभी सतलज है। ब्यास पहले, विपाशा पहले, ब्यास अभी है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, वैदिक पीरियड में नाम क्या थे और आधुनिक में अभी क्या नाम चल रहे हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया उसका? डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा, ये हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, क्योंकि अभी आपने देखा कुंभ हुआ था स्पेशल, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो मैंने भी कोशिश करी एक क्वेश्चन रखने की। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन मैंने बनाया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन सी शेषनाग। किसने प्रस्तुत किया था रस्सी के रूप में? बताइए। वो कहे वासुकी, सर्पों के राजा वासुकी, जो किसके गले में लटके हुए हैं? शंकर भगवान के। वासुकी तो है और सर्पों के राजा वासुकी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, और भी बताएं आपको, जो हिंदू पौराणिक कथा थी उस समुद्र मंथन हेतु जो मथानी के रूप में, जैसे मैं बोलते हैं ना कि समुद्र को मथा था, तो कई चीजें बाहर आई थी। ठीक है, उसमें एक लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी भी आई थी। ठीक है, तो कई चीजें निकली थी और उसमें क्या निकला था? अमृत कलश निकला था। लेकिन अमृत कलश से पहले क्या निकला था? जहर निकला था। ठीक है, पॉइजन निकला था यार। ठीक है, जो किसने पिया था? हमारे भोलेनाथ ने। ठीक है, किसने? हमारे भोलेनाथ शिव जी ने। ठीक है, तो उन्हें उसी कारण उनका क्या बोलते हैं? नीलकंठेश्वर बोलते हैं। ये आपको काफी चीजें हैं, आप बोर नहीं करेंगे आप लोगों को। तो क्या है आपको पता है? समुद्र मंथन है, तो मथने के लिए मथानी के रूप में किसका प्रयोग किया था? मंदरांचल पर्वत का। याद रखिए, मथानी का यूज हुआ था, तो किस उसका? मंदरांचल। मथानी के रूप में किसे यूज किया गया था? मंदरांचल पर्वत को। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हुआ है कुंभ, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मंदरांचल पर्वत का यूज हुआ था। और ऋषि के रूप में किसने? वासुकी जी ने। ठीक है, योगदान दिया था। ठीक है, वासुकी जो सर्पों के राजा हैं। और बताएं आपको कि हाँ ठीक, मंदराचल पर्वत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। और इसमें विष्णु भगवान जी ने कूर्मा अवतार रखा था। कौन सा? विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार रखा था? कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार, तो कूर्मा अवतार को यानी कच्छप अवतार था। कच्छप अवतार था। ठीक है, कूर्मा अवतार ये कौन सा था? कच्छप अवतार था। तो इसमें क्या कूर्मा अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था। किसने? विष्णु जी ने। ठीक है, विष्णु भगवान ने। ठीक है, ये क्या मंदराचल पर्वत, जब ये कि समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम में मथानी की मंदराचल पर्वत रस्सी के रूप में
सर्पों के राजा वासुकी, और विष्णु भगवान ने कुर्मावतार रूप धारण किया था, जैसे मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था मथने के लिए। और एक तरफ क्या थे, एक तरफ सुर थे, एक तरफ असुर थे, ठीक है। और इस तरह से उसको मथा गया था, फिर कई चीजें बाहर आई थी, ठीक है। और ये भी है कि क्यों यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे समुद्र की अमृत की बूंदा कुछ गिरी थी, तो तब से वहाँ पे क्या है, क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। बाकी फिर पूरा डिटेल में सिर्फ यही टॉपिक लेंगे तब बताएंगे, ठीक है, कुंभ का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ए मनुस्मृति से, बी भगवत गीता से, और सी ऋग्वेद से, डी मुंडक उपनिषद से। या मुंडक या मुंडोपनिषद दोनों ही बोलते हैं, मुंडक या कंफ्यूज नहीं होना, मुंडकोपनिषद। सॉरी एक मिनट, ये दूसरा लिख रहे थे। ठीक है, मुंडकोपनिषद है, निषद, इस तरह दोनों रूप में लिखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो किसमें लिखा सत्यमेव जयते शब्द, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हलंत होगा, ठीक है, ठीक है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। सत्यमेव जयते, ठीक, इसका मतलब क्या है, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते इस शब्द का मतलब क्या है, सत्य की ही विजय होती है। भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, ठीक है, सत्यमेव जयते। और ये कि सारनाथ के अशोक राजा सारनाथ के जो स्तूप है वहां से ये लिया गया है। बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री बहुत अलग बड़ी है, फिर बाद में बताएंगे। तो आपको ये समझना है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते का शब्द क्या है, शब्द अर्थ क्या, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 16 है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ, ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, डी घोड़े के लिए। आंसर है बी, गाय के लिए, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और यूपीपीसीएस में भी आया है, ठीक है। तो वैदिक काल में गाय को क्या बोलते थे, अघन्या। अघन्या का मतलब हो गया, अघन्या का मतलब क्या, न मारे जाने योग्य, ठीक है, न मारे जाने योग्य। अघन्या का मतलब न मारे जाने योग्य, ठीक है। जो अभी गाय की कोई वैल्यू नहीं है अभी इस टाइम पे, ठीक है, न मारे जाने योग्य, ठीक है, ठीक है। माता का दर्जा प्राप्त है गाय को, लेकिन अभी क्या है, कलयुग में इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो क्या ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ, किसके लिए, गाय के लिए। और अघन्या का अर्थ क्या था, न मारे जाने योग्य, ठीक है। अगर गाय की कोई हत्या करता था वैदिक पीरियड में, या उसे घायल करता था, तो सजा के रूप में मृत्युदंड था, और या फिर उसे देश से निकाला कर दिया जाता था, ठीक है। ये उसको सजा यानी कि दंड उसको दिए जाते थे, या तो उसे मृत्युदंड मिलेगा या फिर उसे देश निकाला किया जाएगा। देश निकाला जब वो घायल करेगा, अगर मार दिया तो फिर वो मृत्युदंड को ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये है गाय के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने ये। अब आगे करंट अफेयर से क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व, ठीक है, एक बार अगेंस्ट पढ़ ले, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व को देश का 56वां यानी 56वां बाघ रिजर्व होता है, रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे जाए होगा, यहाँ पे नुक्ता होगा। रिजर्व को देश का 56वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। किसमें है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है ये। कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, बाघ रिजर्व है, ठीक है। देखिए देखो, नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये पहला है। और असम के मानस बाघ रिजर्व के बाद, ठीक है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। पहला तो हो गया पहला बाघ कौन सा हो गया, बाघ रिजर्व पहला है नंबर पे आंध्र प्रदेश का है, जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर
नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, श्रीशैलम बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और देश का पहला सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। और ठीक है, और सेकंड नंबर पे है, ठीक है, असम का मानस बाघ रिजर्व, ठीक है, असम का कौन सा है, मानस, असम में मानस बाघ रिजर्व, ये सेकंड है। और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे भी कौन बन गया है, देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन बन गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व, ठीक है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ का है ना ये, तमोर पिंगला, इतना बड़ा तो नाम है इसका, बाघ रिजर्व। एक मिनट, जल्दी लिखने के चक्कर में तो फिर ये तो ऐसा है ना टैबलेट, फिर वो गड़बड़ कर देता है, ठीक है, पिंगला बाघ रिजर्व, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरा बन गया अभी, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में पहला था, और असम के जो है मानस बाघ रिजर्व, ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन आ गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे, देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18। वर्ष 2023 के दौरान, वर्ष 2023 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उससे लिए गए, ठीक है। वर्ष 2023 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किस राज्य में है, किसमें होंगे, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑब्वियस है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे से सर्वाधिक पूछे गए हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, सीक्वेंस देखा जाएगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ देखेंगे सेकंड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश होगा, और थर्ड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, हाँ दिया तो गया है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ होगा। तो पहले पोजीशन यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सा है सर्वाधिक वनाच्छादित, तो मध्य प्रदेश है, और उसके बाद है होगा अरुणाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पर, और छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पर, यानी थर्ड रैंक पर होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो गया, डी इसका हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, अभी हुई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में वनाच्छादित यानी कि फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपको बताना है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के जो प्रतिशत भूभाग है, तो किस राज्य में फॉरेस्ट कवर है, मतलब किस राज्य में फॉरेस्ट कवर का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किसमें होगा फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा, किसमें है, ठीक। आंसर क्या हो गया इसका, 19 का आंसर क्या हो गया, बी लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। सबसे ज्यादा कहाँ है, लक्षद्वीप में। तो कितने परसेंट प्रतिशत इधर है, 91% का अबव, ठीक है, 91, एक मिनट, कितना है, 91.33%, ये लक्षद्वीप में है सबसे ज्यादा। और उसके बाद फिर आएगा, किसका स्थान आएगा, पहले सबसे नंबर पे लक्षद्वीप है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है मिजोरम, सेकंड नंबर पे मिजोरम है, कितना 85% करीब, 85.34% ये है, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, 81% अबव,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 62%। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षद्वीप है 91% के अबव, और मिजोरम है 85, और अंडमान निकोबार है 81%। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड क्षेत्रफल। ठीक है, फॉरेस्ट कवर्ड क्षेत्रफल जो है ना, एरिया। तो आंसर क्या हो गया, बी, इसका आंसर हो गया। ये 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में वन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है। ये अलग है, ठीक है, वन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है। और सेकंड है, वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों यानी केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों कथन में से सही कूट का आपको चयन करना है कि ए है केवल 1, बी है केवल 2, ऑप्शन सी है एक मतलब 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या होगा इसका आंसर, बी का आंसर कौन सा होने वाला है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, ये दोनों ही कथन सत्य हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, बोथ आर राइट। ये सेकंड, ये कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में वन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित, दोनों बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सी होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, और ये हमारी सीरीज का कौन था, 4th सीरीज थी हमारी। ठीक है, 4th सीरीज थी। और आप लोग, ठीक है, बताइए कि आप लोगों ने कितने कर पाए हैं क्वेश्चन, और आपका रिवीजन कैसे हो रहा है। अच्छे से रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना रहे हैं हम, अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी बच्चों को जोड़िए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, कि जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है, और बाकी हम, आप लोग करें या ना करें, हम तो अच्छे से अच्छा कंटेंट वैसे ही तैयार करते हैं। ठीक है, वैसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर आपने जिसने नहीं देखा होगा, और भी सारे सीरीज देख लीजिए, जिससे कि हमारे 20 क्वेश्चन हम रोज लेके आते हैं, और 4 क्वेश्चन हो गए, 4 सीरीज हो गई तो आपके 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको समय में जान भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, और अभी और अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।